हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। So welcome to the previous year question paper solution series. So today we are going to discuss about the CBSE Physics Board paper year है 2019, and today we are going to discuss the set 2, in which we covered all the subsets of the set 2 like 1, 2, 3, but we are going to discuss those questions in the subsets which are different from that previous subset. ओके, तो गेट सेट रेडी एंड जल्दी से करते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज की स्टार्टिंग। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें पूछा गया है गिव रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई एंड पी रीजंस ऑफ अ ज़ीनर डायोड आर heavily doped. Find the current through the Zener diode. Where is Zener diode in this circuit? So your answer is this one. This is a Zener diode, and the Zener breakdown voltage is given to you. That is 15 volt. So what is given to you? That is VBZ, or you can say VZ is given to you. ठीक, यहां तक बात हुई, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने फटाफट से। अब यहाँ सबसे पहले हम इतना आंसर देते हैं कि जब हम इसको हैविली डोप्ड क्यों करते हैं। हैविली डोप्ड करने का सिर्फ यहाँ पर ये रीजन होता है कि जब भी हम किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में या फिर कोई भी डायोड में अगर हैविली डोप्ड कर देते हैं तो उसकी डिप्लीशन रीजन है वो ना कम हो जाता है। यहाँ पर हम हैविली डोप्ड करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1:10⁻³ के रेशियो में, जिसके कारण ये P है, ये N आपने हैविली डोप्ड किया, तो अब जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाती है, वो बहुत ही थिन हो जाती है। अब जब ये थिन हो जाती है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ही हाई रहती है, या फिर आप कह सकते हो मैक्सिमम रहती है, इवन यू अप्लाई अ स्मॉल रिवर्स बाइस्ड वोल्टेज, बिकॉज ज़ीनर डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, V/L, और यू कैन से D/D। इफ दिस इज द L इज द लेंथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, इफ दिस विल गोज टू डिक्रीज देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज, है ना। तो इसीलिए हम इसको हैविली डोप्ड करते हैं। बात आ गई समझ में, जैसे डिप्लीशन रीजन क्या रहे हमारी, थिन रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहे। क्लियर। चलो अब यहाँ पर अगर इस अब न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पर ये रहा आपका एक जो यहाँ से सप्लाई वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट की, फिर उसको एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक आपका ज़ीनर डायोड लगा है जिसका आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है 50 वोल्ट, फिर ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अब हम अगर नॉर्मल केस में देखें तो यहाँ से एक करंट एक नॉर्मल आई गया जो डिवाइड हुआ है दो में, एक हो गया है ज़ीनर डायोड के लिए IZ और एक कह सकते हो आप IR। ठीक है, इसका मतलब ये जो करंट आई था ये है आपका IZ प्लस IR, और आपको निकालना क्या है, करंट इन द ज़ीनर डायोड। तो IZ क्या हो जाएगा, I माइनस IR। इतनी बात हो गई क्लियर यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब अगर IZ निकालना है तो मुझे ये I पता होना चाहिए और IR पता होना चाहिए। क्लियर। अब मैं अगर इस रेजिस्टेंस की बात करूं, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो एक वोल्टेज मेरे पास है वो है 15 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो क्या मैं यहां से करंट निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। तो करंट क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू, जो रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू है 1 किलो ओम। आई ओम्स लॉ क्या होता है, V/IR, आई क्या होता है V/R, तो ये क्या हो जाएगा V/R। V क्या है यहाँ पर 15 वोल्ट। 15 वोल्ट कैसे है, देखो इसके पैरेलल में ये कनेक्टेड है। ठीक है, चलो समझ में आ गई यहाँ तक बात। अगर ये है तो यहाँ पर वोल्टेज कितना रहेगा, 15 वोल्ट का ही रहेगा। रेजिस्टेंस कितनी है 1000, कितना हो गया ये 15/1000। यहाँ तक बात हुई, कितनी इसकी वैल्यू आएगी 0.015 एम्पियर। आंसर भी मिल गया। चलो आपके पास IR आ गया। अब अगर बात करें सिर्फ ये I की, जो आपको एक और I और चाहिए ना, I कितना हो जाएगा, तो I के लिए अगर हम देखें तो I के क्या सर्किट किस तरीके का है, तो देखो आप एक बार, ये रहा यहां पर
यहाँ पर आपके पास है 20 वोल्ट, यहाँ पर है 15 वोल्ट और बीच में है रेजिस्टेंस 250। यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है। करंट क्या होता है V/R। यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 20 कितना -15/250। व्हाट इज दिस 5/250 और इसको भी करोगे 1/50 एम्पियर, यही आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20 मिली एम्पियर और इसको भी अगर चाहो, मैंने भी एम्पियर में लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 15 मिली एम्पियर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ये आई की वैल्यू मिल गई है 20 मिली एम्पियर, इस रेजिस्टेंस वाले करंट की वैल्यू मिल गई है आपको 15 मिली एम्पियर, मिली है ना। अब क्या मैं इस जीना डायोड के थ्रू जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल सकती हूँ। इक्वेशन आपके सामने, आपको निकालना भी पता है, माइनस ही करना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा IZ का, तो आपका जवाब आना चाहिए इट इज 5 मिली एम्पियर। तो आप आंसर कंक्लूड क्या करोगे, हेंस द करंट थ्रू द जीना डायोड इन द सर्किट इज 5 मिली एम्पियर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर और यहीं पर आपका जो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और जैसे ही लॉक होगा आप देखोगे कि आपको तो 3 मार्क्स मिल गया, आप मूव करोगे नेक्स्ट पर। लेकिन 3 मार्क्स लेने के लिए आपके पास गिवन पोर्शन आपको लिखना है, क्या निकालना है वो लिखना है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन आपको अपना सॉल्यूशन करना है। यूनिट्स वहां पर मेंशन करने का ध्यान रखना है कि आपने एम्पियर में ले रहे हो कि मिली एम्पियर में ले रहे हो। अगर यही वो गलती हुई तो आपको 3 मार्क्स नहीं, कुछ ना कुछ कम मार्क्स मिल जाएंगे फिर आपको। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ए पार्ट की, जिसमें बोला है कि ड्राइव विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग अ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n कैरिंग अ करंट I। ठीक है, सोलेनॉइड होता क्या है, एक्चुअली में एक सिलेंड्रिकल शेप का रहता है जिसके ऊपर हम एक वाइंडिंग करते हैं। देखिए अगर ये मेरा सिलेंडर है फॉर एग्जाम्पल समझ लो, इमेजिन करना है, तो इसके ऊपर मैंने वाइंडिंग करी, दिख रहा है आपको मैं वाइंडिंग कर रही हूँ, इस वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, अब इसको मुझे अगर ड्रॉ करना है तो मैंने इसका टॉप व्यू ले लिया और मैं टॉप व्यू में ये मैंने मेंशन करा कि ये जो करंट दी डॉट प्रोडक्ट जो है वो शो करेगा, डॉट में जो सर्कल है वो शो कर रहा है करंट मेरा बाहर की तरफ है। मतलब ये जो करंट अंदर जा रहा है फिर ये बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, ऐसे तो होगा। तो ये जो करंट है ये मेरा अंदर जा रहा है, ये सॉरी करंट जो है ये मेरा बाहर आ रहा है और यहाँ पर जो ये क्रॉस प्रोडक्ट में दिखाया है वो जो मेरा करंट है वो मेरा है अंदर की तरफ। अब मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करूंगी, राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगी। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो मेरा थंब है वो इंडिकेट करेगा करंट की डायरेक्शन एंड जो मेरी फिंगर्स जहां कर्ल करेंगी वहां होगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर करंट मेरा यहाँ पर बाहर की तरफ है, रख दिया मैंने करंट बाहर की तरफ रखा, फिंगर कहाँ दिखा रही है, इस तरफ दिखा रही है, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरी किस डायरेक्शन में होगी, किस डायरेक्शन में होगी, आपका जवाब आना चाहिए कि वो मेरी होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहां पर जो करंट है वो मेरा अंदर की तरफ है, मैं फिंगर को रखूंगी, थंब को रखूंगी अपने करंट की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है ना। अब इसको और समझने के लिए तो मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ कि यहां पर आ रही थी मेरी एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से आएगी। तो जहां पर आपको यहां देखने को मिलेगा कि इस पोर्शन में जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे आ रहा है तो कैंसिल आउट होंगी, तो यहां पर बाहर की तरफ जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरी 0 रहेगी, चाहे वो इधर ले लूं चाहे वो अंदर बाहर ले लूं। तो सिर्फ जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज अंदर है, एंटी क्लॉकवाइज भी अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी जो है वो सिर्फ इनसाइड द सोलेनॉइड होती है, बाहर की तरफ 0 होती है। ये तो मैंने समझ लिया बेसिक चीज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मुझे क्योंकि डेरिवेशन करना है तो मैंने यहाँ पर यूज करने के लिए मैंने एक इमेजिनरी क्या कंसीडर कर लिया, एक एम्पियर लूप कंसीडर कर लिया है। तो इमेजिनरी जो है वो मैंने डॉट प्रोडक्ट से शो करा है, डॉट 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 प्रोडक्ट नहीं है सॉरी। तो यहाँ पर एक मैंने अज्यूम कर लिया, इसका नाम दे दिया मैंने ABCD। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, करंट भी इस डायरेक्शन में है ना। AB एक्सिस के अलग सबसे पहले तो जब मैंने यहाँ पर एम्पियर लूप कंसीडर करा है तो मेरे को यूज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एम्पियर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या था, क्लोज लूप ऑफ B वेक्टर D वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट या फिर नेट करंट।
ठीक है, यही था फॉर्मूला। यहां पर मेरे पास गिवन है कि जो n है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स में मान लेती हूँ कैपिटल N, तो n इक्वल टू हो गया है कैपिटल N अपॉन L। अब यहां पर अगर इसमें डॉट प्रोडक्ट को खोलूंगी तो क्या आएगा, BDL cos थीटा आएगा, है ना, ठीक है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द DL एंड B। अब DL क्या है, अगर ये पूरी लेंथ L है, मैंने छोटा कंसीडर करा है, तो ये क्या होगा, ये DL का होगा, ठीक है ना। यहां पर ये दोनों ही जब सेम है तो मेरा DL क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0। यहां पर क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, 180 बन रहा है। और थीटा इज द एंगल बिटवीन द जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो यहां पर थीटा इक्वल टू हो गया मेरा 180, यहां पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। चलो ठीक है, अब ये पूरा क्लोज लूप बोला ना, तो पूरा इस लूप का अगर इसको देखें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ A टू B BDL, थीटा कितना है बच्चों 0 डिग्री, प्लस फिर कहां से कहां तक B टू C BDL cos 90, प्लस इंटीग्रेशन C टू D BDL 180 डिग्री cos 180 डिग्री, सॉरी, फिर क्या होगा D टू A BDL cos 90 डिग्री, यही होगा। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये तो 0, ये 0, ये भी गया, क्या बचा सिर्फ मेरे पास इस BDL वाले पोर्शन में। अभी मैं सिर्फ LHS लेके अगर चल रही हूं तो मेरे पास बचा सिर्फ A टू B BDL cos 0, और RHS भी अगर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I नेट। cos 0 मेरा 1 है, तो इसमें क्या होगा, B को मैंने बाहर निकाला, cos 0 मेरा 1 हो गया है। इंटीग्रेशन ऑफ A टू B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I नेट हो गया। व्हाट इज DL, DL का इंटीग्रेशन कर रहे हो आप इस A से लेके B तक, क्या होगा L आ जाएगा, तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट I नेट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेट करंट की। तो नेट करंट क्या होगा, अब मुझे ये बताओ जल्दी से, क्या होगा नेट करंट। मैंने यहाँ पे आंसर तो लिख दिया, अब मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर सिंगल टर्न है तो उसमें मेरा करंट है I। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, या तो आप कह लो कि नंबर ऑफ टर्न्स में एक बार में कितने हैं, एक सिंगल टर्न करंट में कितना है I है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स में कितना करंट होगा मेरा, तो आपका जवाब आना चाहिए कैपिटल NI, नंबर ऑफ टर्न्स उतना हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे वाइंडिंग करी, अगर एक वाइंडिंग में मेरा I है तो बहुत सारी वाइंडिंग करूंगी तो n नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग में NI हो जाएगा। इतनी बात आ गई। अभी यहाँ पर ये जो n है, कैपिटल N है, वो क्या है मेरा, स्मॉल n मल्टीप्लाई n, तो वही तो लिखा है, वही तो लिखा है, तो NL I हो गया। I बात समझ में आई ना, एक चीज में I करंट है, एक टर्न में आपका करंट I है, तो n नंबर ऑफ टर्न में NI हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n कैपिटल N इज इक्वल टू NL, मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि स्मॉल n तो उसके बराबर है n अपॉन L के। ठीक है, अब यहां पर इसकी वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, BL इज इक्वल टू NL I, म्यू नॉट पहले से ही है, ये L से L हो जाएगा कैंसिल, B क्या आ गया आपका, म्यू नॉट NI आ गया। और यही क्या है निकाल लिया आपने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड हैविंग अ स्मॉल n नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरिंग अ करंट I, उसी का तो निकाल लिया, बिल्कुल सही निकाल लिया। क्योंकि बाहर जो है सोलोनॉइड के वो तो 0 होती है, अंदर ही होती है, तो अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द सोलोनॉइड, दिस वन। सो दिस इज योर फाइनल डेरिवेशन आंसर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको गिवन पोर्शन से तो लिखोगे नहीं, वहां पर आप मेंशन करोगे कि लेट कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स
आई आपको बोला ही गया है, करंट स्मॉल एन आपको बोला ही गया है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, डीएल इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द लेंथ, एंड व्हाट इज नॉर्मल एल जो है आपका डीएल नहीं है, दैट इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड दैट यू हैव टू मेंशन कि आप इस चीजें अज्यूम कर रहे हो। उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करोगे बाय सेइंग दैट वी नो दैट एम्पियर सर्किटल लॉ इज इक्वल टू बी डॉट क्लोज लूप ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट नेट करंट। क्लोज्ड लूप लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने भी यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करा क्योंकि हमें डेरिवेशन करना था। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 15 के बी पार्ट में पूछा है कि हाउ इज द टोरॉइड डिफरेंट फ्रॉम अ सोलेनॉइड। तो इसका आंसर तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जब हमने सॉल्यूशंस भी पढ़े थे या फिर जब हमने वन शॉट वीडियो भी देखा था तब आपने ये पढ़ा था कि जो सोलेनॉइड होता है उसमें क्या होता है, उसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम नंबर ऑफ टर्न्स अप्लाइड करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है टोरॉइड में एक हम सर्कुलर रिंग के ऊपर बाइंडिंग होती है। टोरॉइड कैसा होता है? डिफरेंस क्या था? टोरॉइड आपका कुछ होता है ना, इस तरीके का होता है, और सोलेनॉइड कैसा होता है अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था। तो आप कह सकते हो सोलेनॉइड इज अ स्ट्रेट सिलेंडर इन विच नंबर ऑफ वाइंडिंग्स लुक्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, एंड अ टोरॉइड इज अ सर्कुलर रिंग जिसके ऊपर आप एक वाइंडिंग कर रहे हो। ठीक है, यही यहाँ पर डिफरेंस है। आप इसको वर्ड्स में लिखोगे, फिगर भी बना सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट यहाँ पर ये 3 मार्क्स का है। तो आप इसको अगर सिर्फ सोलेनॉइड और टोरॉइड का आपने एक बेसिक डेफिनेशन लिख दिया कि वो सर्कुलर रिंग है, वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रेट सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने किया है, तो आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, तो आपको वहां पर डायग्राम बनाना है, दैट्स योर मतलब आपकी चॉइस है, दैट इज नॉट मैंडेटरी बिकॉज 3 मार्क्स का है। फर्स्ट भी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसका नंबर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 भी कैरी करता है आपका 3 मार्क्स, जिसमें बोला गया है कि प्रूव दैट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विथ ऑर्बिटल स्पीड v इज इक्वल टू EVR अपॉन 2। ये आपको प्रूफ करना है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो EVR अपॉन 2 है, किसका? इलेक्ट्रॉन जब वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। फिर आपको क्या करना है, हेंस यूजिंग बोस पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम इन द ग्राउंड स्टेट, दैट मीन्स n इक्वल टू 1 के लिए आपको डिराइव करना है। ठीक है, चलो। सो व्हाट इज बेसिकली अ मैग्नेटिक मूवमेंट? सो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, सब जानते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। सबने पढ़ा है इसके बारे में। I इज द करंट, A इज द एरिया। एरिया किसका? वो सर्कुलर पाथ का, करंट भी जो फ्लो हो रहा है वहां पे। ठीक है, नाउ व्हाट इज करंट? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट, दैट मीन्स Q अपॉन T। व्हाट इज Q है? Q किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, तो मैं इसको E लिख देती हूँ, E अपॉन T। और आप कह सकते हो, इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने स्मॉल t लिया है, चलो ठीक है। व्हाट इज T? T इज द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है। अब टाइम पीरियड क्या होगा? वैसे तो इसको मैं कैपिटल T भी लिख सकती हूँ, दैट इज जो सरकमफ्रेंस से 2 पाई r चक्कर लगा रहा है ना, 2 पाई r अपॉन v, यही होगा ना। व्हाट इज बेसिकली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट इज टाइम? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो सर्कमफ्रेंस वो उसने कवर किया, दैट इज 2 पाई r। एंड व्हाट इज द स्पीड? हम मान लेते हैं v इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन हियर, तो हियर E अपॉन 2 पाई r अपॉन v। What is this? This will become EV upon 2 pi r. ठीक है, this is your equation 1 and this is your equation 2. Now put the equation 2 in equation 1. तो हम क्या करेंगे, I की जगह पर क्या लिखेंगे अब? EV upon 2 pi r. What is the area of the circle?
तो आपका जवाब आएगा पाई आर स्क्वायर। आर से आर हो गया कैंसिल, पाई से पाई हो गया कैंसिल, इट विल बिकम EVR/2, वेयर E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, V इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है, एंड M इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो क्या मुझे आंसर मिल गया? मैंने इतना प्रूफ कर लिया कि जो मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट है ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके रिवॉल्व जो अराउंड कर रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन, उसका मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट मिल गया है, दैट इज इक्वल टू द EVR/2। मुझे यही तो यहाँ तक प्रूफ करना था। चलो फिर क्या बोला है कि मुझे बोर पोस्टुलेट का यूज करना है। व्हाट इज द बोर्स पोस्टुलेट ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट? दैट इज जो मेरा एंगुलर मूवमेंट है दैट इज NH/2π। व्हाट इज एंगुलर मूवमेंट? एंगुलर मूवमेंट क्या है मेरा? MVR इज इक्वल टू NH/2π, यही है। चलो ठीक है, MVR/2π हो गया मेरा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैंने इस m को ऐसे ही m रहने दिया तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज योर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दिस इज योर बोर्स पोस्टुलेट। अब इससे मुझे हाइड्रोजन आइटम ग्राउंड स्टेट पर उसका मुझे एक्सप्रेशन निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट का, यही तो निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द ग्राउंड स्टेट एट n=1? फॉर द n=1, MEVR is equal to H/2π. From here VR is equal to H/2π ME, ठीक है। अब VR की वैल्यू अगर मैंने यहां पर पुट की तो क्या मुझे आंसर मिलेगा मैग्नेटिक मूवमेंट का? बिकॉज दिस M इज अ मैग्नेटिक मूवमेंट। चलो पुट करके देखते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल m इज इक्वल टू E/2 एंड VR क्या आया है यहाँ पर? H/2π ME। क्या ये आंसर हो जाएगा? क्या ये आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोजन आइटम इन द ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट के लिए हमने क्या करा? n=1 लिया, यहां से हमने VR की वैल्यू लगाई क्योंकि VR यहाँ पर सेम है। वेलोसिटी तो हम इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे थे ना, तो यहां से आपको मिल गया अपना नेक्स्ट आंसर भी। तो पहले आप यहां से स्टार्टिंग करोगे, वहां पर मेंशन करोगे लेट स्मॉल m बी द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट which is equal to the current into area, ठीक है, where I is equal to current and current is equal to charge per unit टाइम। टाइम है, टाइम पीरियड क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ में, दैट यू हैव टू नो। अगर आपको यहाँ पर ये वाला नहीं स्टेप आया ना तो आप इसके आगे कुछ नहीं कर पाओगे, यहीं पर अटक के रह जाओगे। तो दैट यू हैव टू नो द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर पाथ जो ट्रैजेक्टरी वो फॉलो कर रहा है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बेसिकली टाइम पीरियड इट इज, एंड सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस हो जाएगा जिसने उसने कवर की, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आप ये पूरी वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, आपको आंसर मिलेगा, दैट्स ऑल। एंड यहीं पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। ऑल्सो यू नो दैट द बोर पोस्टुलेट, आई थिंक अभी तक सबको पता चल गया होगा कि यार बोर से ये सब चीजें तो पूछी ही जाती है उस चैप्टर से, तो ये सबको पता होगा कि MVR इज इक्वल टू NH/2π, दैट इज द बोर्स पोस्टुलेट, उसी का यूज करना है। और हाँ, ग्राउंड स्टेट का कई जगह पर मैंने देखा है कि लोग गलती क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट पे कर देते हैं n=0, बट n इज नॉट इक्वल टू 0। ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 1, ठीक, सॉर्टेड। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें बोला गया है कि 2 लार्ज चार्ज्ड प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा and -2 sigma coulomb per meter are arranged vertically with a separation of d between them. Deduce the expression for the electric field at point first है to the left of the first sheet, फिर second है to the right of second sheet, and the थर्ड है बिटवीन द 2 शीट्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम शीट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 2 लार्ज चार्ज्ड प्लेन शीट्स है। तो हमने शीट बनाई, पहली है आपकी जिस पर है प्लस सिग्मा, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी है? प्लस सिग्मा। दूसरी चार्ज शीट जो है वो है आपकी नेगेटिव चार्ज की, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है -2 सिग्मा, ठीक है। एंड इन दोनों चार्ज डेंसिटी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज g गिवन टू यू, ठीक है। इनको वर्टिकली हमने अरेंज ऑलरेडी करा हुआ है। ऑल्सो वी नो दैट जो आपका इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट्स होती हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज ई वेक्टर, क्योंकि ये एक वेक्टर कंपोनेंट होता है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट, ठीक है। सबको इसका फॉर्मूला पता है। चलो
अब अगर बात करें यहाँ पर, अगर इस पॉजिटिव जो आपकी एक प्लेन शीट है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है। मान लेते हैं कि जो प्लस सिग्मा के कारण, जो प्लस सिग्मा उसके कारण मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, एंड जो -2 सिग्मा है उसके कारण जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है मेरी E2 वेक्टर। ठीक है, तो इस प्लस के कारण इस तरफ लेफ्ट तरफ जो मेरी होगी वो इस तरफ होगी अवे, एंड इस तरफ भी अगर मैं देखती हूँ इसके सेंटर वाले पोर्शन में वो भी होगी E1 वेक्टर, और इधर के लिए भी अवे होगी E1 वेक्टर। ठीक है, चलो अब मैं बात करूं इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो सेकंड वाली शीट है उसके कारण क्या होता है, क्या होती है, टूवर्ड्स द चार्ज होती है। तो टूवर्ड्स द चार्ज है, इस लेफ्ट साइड से चालू करें, टूवर्ड्स द चार्ज E2, पूरी यहां तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो E2 टूवर्ड्स द चार्ज। इसके लिए इस तरफ कैसी हो जाएगी, इधर। तो आपने अपने रीजंस का यहाँ पर पूरा बता दिए। अब यहाँ पर क्या बोला है कि फर्स्ट रीजन जो है वो फर्स्ट शीट का लेफ्ट साइड है, तो आप इसको फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड रीजन। अब आपने ये मेंशन करके रखा हुआ है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर द इनफाइनाइटली प्लेन शीट, चार्ज्ड प्लेन शीट, उसके लिए आपकी ये रहती है। इस तरीके से आप भी वहां पर मेंशन करोगे, एंड लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज्ड। ये भी आप अपने उसमें लिख दोगे। ठीक है, अब बात करें सिर्फ फर्स्ट रीजन की। हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर कंपोनेंट है, तो वहां पर डायरेक्शन इज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज एन कैप इज देयर। ठीक है, अब जो E1 की डायरेक्शन है दैट इज द नेगेटिव साइड, है ना। यहाँ पर कौन सी एक्सिस होती है, नेगेटिव, एंड E2 की जो है वो पॉजिटिव साइड। तो फर्स्ट रीजन में अगर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, E1 के कारण नेगेटिव रहेगी, दैट इज -σ/2ε0। E2 के कारण वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, दैट मीन्स, और यहां पर क्या है आपके पास 2σ/2ε0। ठीक है, यहां तक बात हो गई, ये इससे कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचेगा, -2σ/ε0 प्लस दिस वन σ/ε0। सो दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी फर्स्ट शीट के लेफ्ट साइड में है, उस पर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही आई। अब यहां पर अगर आप इसको और कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, आप यहां पर एलसीएम लोगे 2ε0 दैट इज -σ प्लस 2σ दैट इज σ/2ε0। ठीक है, और ये पॉजिटिव है, मतलब किस तरफ होगी, टूवर्ड्स। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब किस तरफ होगा, ये राइट साइड होगा, तो टूवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, अब बात करें इसके सेकंड वाले रीजन की, तो सेकंड वाले रीजन में आपको दिख रहा है कि नेट फील्ड क्या होगी। अब E1 आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, E2 लेकिन आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी फॉर दिस केस, E1 क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में तो σ/2ε0 माइनस 2σ/2ε0 कैंसिल हो गया, σ/2ε0 माइनस σ/ε0, है ना। तो यहाँ पर आप फिर से एलसीएम लोगे 2ε0, फिर कितना आ जाएगा, सिग्मा माइनस 2σ दैट इज -σ/2ε0। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव आई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किस डायरेक्शन में होगी, टूवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर। अब बात करें इसके बिटवीन द टू प्लेट्स, दैट इज द थर्ड रीजन, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दोनों ही E1 भी इस डायरेक्शन में, E2 भी इस डायरेक्शन में, दोनों इस डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो दोनों की क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, σ/2ε0 प्लस, अब मैं यहाँ पर 2σ/2ε0 विच इज कैंसिल आउट एंड इट विल बिकम 2ε0 सिग्मा प्लस 2σ दैट इज 3σ/2ε0। अब ये क्या आई है, पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स ये भी आपकी होगी टूवर्ड्स राइट साइड, क्योंकि पॉजिटिव आई है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दीज थ्री केसेस। लेफ्ट साइड में आपने निकाला फर्स्ट शीट के, फिर आपने राइट साइड में निकाला सेकंड शीट के, फिर आपने बिटवीन द टू प्लेट्स निकाला, तो आपको आंसर यहां पर मिल गए। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि कैरी करता है 3 मार्क्स, जिसमें पूछा गया है कि स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस इज गिवन टू यू, दैट इज r1 एंड आउटर रेडियस इज r2, हैज अ चार्ज q। आपको फिर ए पोर्शन में पूछा है कि चार्ज Q is placed at the center of the shell. Find out the surface charge density on the inner and outer surface of the shell. And B में पूछा है is electric field outside a cavity with no charge is zero, independent of the fact whether the shell is spherical or not. Explain. ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्फेरिकल शेल की बात की है, जो कि एक कंडक्टिंग शेल है, हम बना लेते हैं। तो हमने एक शेल बनाया जिसकी हमें इनर रेडियस दी गई है r1। वहीं पर अगर हम बात करें आउटर रेडियस की, तो वो हमें कितनी दी गई है r2। एम आई राइट? चलो, फिर बोला गया है कि इसके पास जो चार्ज है वो है q, तो मैंने भी q बना दिया। ठीक है, ये तो सिर्फ इस बात तक की लाइन हो गई जो हमें पहले में। अब ए पार्ट को अगर सॉल्व करने चलेंगे तो उसमें बोला है कि चार्ज स्मॉल q जो है वो सेंटर पे रखा गया है शेल के। तो कहाँ है सेंटर भाई? जहां से हमने रेडियस को कैलकुलेट किया, यहां पर कहीं पर एक स्मॉल q रखा है। तो मतलब ये कौन सा q रखा है? पॉजिटिव q रखा है ना? चलो, अब क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव q रखा है सेंटर पर, तो ये जो पॉजिटिव Q के कारण जो यहाँ पर जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा इनर में, वो कौन सा होगा? कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा? तो आपका जवाब आएगा नेगेटिव Q। तो ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव Q अंदर आ जाएगा, इंड्यूस्ड हो गया। अब जब नेगेटिव Q अंदर हुआ है तो बाहर भी कुछ होना चाहिए, जिससे क्या है कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो रहे। तो नेगेटिव Q अंदर हुआ है तो बाहर कौन सा होगा? पॉजिटिव Q। अब हम कह सकते हैं भैया हमारा जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बाहर के सरफेस पर आ गया हमारा पॉजिटिव Q। ओके, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि यहाँ पर आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी है। कौन सी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब आपको क्या निकालना है? सिग्मा निकालना है। सिग्मा एक्चुअली में होता क्या है? चार्ज अपॉन एरिया, यही होता है ना। कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होती है यूनिट। ओके, अब अगर हम लोग इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं ए पार्ट के, फर्स्ट में अगर हम बोले हमें निकालना है इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स सिग्मा। क्या होगा? अब अंदर चार्ज कौन सा है? कौन सा चार्ज आपका इंड्यूस्ड हुआ है? नेगेटिव Q, तो मैं लिख दिया माइनस Q, है ना, अपॉन एरिया कितना है? क्योंकि ये क्या है कि स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल का एरिया क्या होता है बच्चों? तो आप बोलोगे 4πr² होता है। तो यहाँ पर इनर है तो रेडियस क्या है इनर की? r1 स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर फॉर द इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बात करें सेकंड, आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो कितनी हो जाएगी? सिग्मा इज इक्वल टू, यहां पर पहले से प्रेजेंट है हमारा कैपिटल Q और हमारा चार्ज इंड्यूस्ड भी हुआ है प्लस Q, दैट मीन्स Q प्लस Q अपॉन 4πr2 का स्क्वायर। सो दिस इज योर आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमारा ये ए पार्ट सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, हमने ए पार्ट डन कर लिया है। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके बी पार्ट की। बी पार्ट में बोला गया है कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी विथ नो चार्ज। कैविटी के अंदर क्या है? कोई भी चार्ज नहीं है। क्या वो जीरो है? इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द शेल इज स्फेरिकल और नॉट। एक्सप्लेन। ठीक है, तो हम अभी कैविटी जो है ना कैसे भी बना सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि स्फेरिकल हो। तो ठीक है, मैंने कैविटी बनाई जिसके अंदर क्या बोला गया है कि यहां पर नो चार्ज, नेट चार्ज क्या है? यहां पर 0 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी ये हमसे पूछा गया है। तो हमने जो कैविटी है उसको करा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्वेश्चन में खुद ही दिया गया है। जब नेट चार्ज 0 है तो अब हम याद कर लेते हैं अपने गॉस लॉ को। उसने क्या कहा था गॉस लॉ ने कि EDS इज इक्वल टू Q enclosed
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो Q एनक्लोज्ड जो है वो क्या है, 0 है, कोई भी चार्ज है ही नहीं, तो मतलब इतना पोर्शन क्या है, 0 है ना। दैट मीन्स EDS इज इक्वल टू 0, देयरफॉर E इज इक्वल टू 0। अब E 0 हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। ठीक है, अब इतना तो हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कैविटी के अंदर वो हमारी 0 है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अगर मैं इस ds की भी बात करती, मान लेती है मैं स्फेरिकल है ये, तो 4πr² हो जाता, तो कोई फर्क पड़ता, तब भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती। चाहे कुछ भी होता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क किससे पड़ता, चार्ज से। किससे फर्क पड़ता, हाँ, अगर यहाँ पर जो मेरा नेट चार्ज है अगर वो Q भी होता तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहता, ये 0 नहीं होती। इसके साइज से, इसके शेप से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर पूछा गया है ना कि इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द शेल इज स्फेरिकल और नॉट, तो नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट on the electric field whether the shell is spherical or not, because electric field is independent of the shape or size, it only depends on the charge enclosed. Okay, shape doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलो ये ए एंड बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पर आपको गिवन पोर्शन सारी चीजों को ई क्या है, ds क्या है, सारी चीजें मेंशन करना है। इस कंपलसरी मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको प्रॉपर वे में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से लिखना है। चलो फटाफट से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि ड्रॉ plot of alpha particle scattering by a thin foil of gold to show the variation of the number of scattered particles with the scattering angle. Describe briefly how the large angle scattering explain the existence of the nucleus inside the item. Explain with the help of the impact parameter picture how Rutherford scattering serves a powerful way to determine an upper limit on the size of the nucleus, and this question is of 3 marks. ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो ग्राफ बनाने को बोला था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का, स्कैटरिंग एंगल के साथ, वो तो हमने बना के रखा है। कहाँ है वो, ये रहा। यहाँ पर क्या तरफ में लिखा है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड एंड स्कैटरिंग, ये होगा एंगल थीटा, ठीक है, इन डिग्रीज। ओके, ठीक है। अब जब ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया था तो यहाँ पर कुछ ना मेन कंक्लूजन किए गए थे। क्या थे वो कंक्लूजन, तो पहला कंक्लूजन ये था इस एक्सपेरिमेंट का, दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड या फिर अनडेविएटेड एट थीटा इक्वल टू 0। और ये कितने थे, मोस्ट ऑफ द आप कह सकते हो 99.86% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडेविएटेड चले जा रहे थे। अब यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, यहाँ पर ये है थीटा, तो थीटा इक्वल टू 0 पर जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्ट हुए वो कितने हैं, इतने हैं 10⁻⁷, जो कि आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जो गए तो। अब देखो स्कैटर कब होते, जब उन्हें वहां पर कुछ मिलता, कुछ होता। अगर मैं रास्ते में चल रही हूँ, मैं स्कैटर कब होंगी, मैं चली जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं तो मैं सीधी चली जाऊंगी ना, है ना। वहीं पर अगर मैं जा रही हूँ और मुझे कोई पत्थर दिखता है, बहुत बड़ा सा स्टोन दिखता है, तो आई विल फील लाइक कि मुझे वहां से बच के निकलना चाहिए, या फिर मैं टकरा जाऊंगी, टकरा के वापस भी आ सकती हूँ, है ना, टकरा के डेविएट भी हो सकती हूँ, है ना, सारी सिचुएशंस होंगी। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे उसके पास, तो वहां पर उन्होंने जाके क्या देखा कि वो ये पार्टिकल्स जा रहे, उनको ना मतलब वहां पे कुछ नहीं दिखा, तो वो अनडेविएटेड चले गए, बिल्कुल सीधे चले गए। वहीं पर आप यहाँ पर भी अगर देखो तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स में आप प्लीज देखो सीधे चले गए ना, तो यहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं मिला है। ये कंडीशन है वो वाली। अब जब कुछ नहीं मिला है तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द आइटम है वो क्या है, एम्प्टी है। इस वाली लाइन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डेविएशन हो जाता तो हम क्या कह देते हैं, नहीं भाई
इतने सारे पार्टिकल्स अगर टकराए तो होंगे, तभी तो स्कैटरिंग हुई, तभी तो डेविएशन हुआ है। जब नहीं हुआ है तो हमने यहाँ पे कंक्लूड क्या कर सकते हैं इसी लाइन से कि मोस्ट ऑफ द आइटम जो है वो क्या है, एम्प्टी है। अब जो बचे हुए पार्टिकल्स थे 0.14% अप्रोक्सीमेटली जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डेविएट हुए 1 डिग्री एंगल से। तो यहाँ पर कहीं पर ये तो एंगल्स है ना, तो कहीं पर यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई पर 0.14% जो है वो 1 डिग्री एंगल से क्या हुए, डेविएट हुए। वो डेविएट क्यों हुए होंगे? अब मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पर कोई आइटम है, उस आइटम के अगर कुछ भी खाली है तो वो सब चीजें क्या हो गई, सीधी चली गई बिना, विदाउट एनी डेविएशन। तो जब ये जा रहे थे कुछ जो है उनको ना कहीं पर छोटी मोटी जगह पर कुछ उन्हें वहां पर मिला होगा जिसके कारण वो क्या हुए, डेविएट हुए, है ना। 1 डिग्री से ही हुए लेकिन हुए तो, है ना। तो इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है बेसिकली क्या है, ये हीलियम 2+ होते हैं, है ना, यही होता है ना। तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब जहां से वो जा रहे थे, अब मोस्ट ऑफ द आइटम जो है वो खाली है, तो जहां से वो कुछ पार्टिकल्स गए उन्हें कुछ रास्ते में कुछ पॉजिटिव चार्ज ही मिला होगा जिसको देख के वो रिपल हुए, है ना, डेविएट हुए, है ना। तो यहां से उन्होंने ये बोला, क्या बोला कि कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहां से तो उन्होंने बोल दिया कि मोस्ट ऑफ द आइटम जो है वो एम्प्टी है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द आइटम इज एम्प्टी। अब थर्ड उन्होंने क्या बोला, अभी यहां से इसी तरीके से ग्राफ बनाया गया है। देखो 0 डिग्री पे विदाउट कोई डेविएशन नहीं है, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर नहीं हुए। अप्रोक्सीमेटली 0.14% जो है वो 1, यहां पर अगर आप देखो तो 1 डिग्री कुछ एंगल से डेविएट हुए। इसी तरीके से आप देख रहे हो ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखो क्या बोला कि 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 90 डिग्री। यहां पर अब जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज्यादा हुआ। जब थीटा आपका 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो कुछ पार्टिकल्स जो है वो डेविएट हुए, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो बनाया गया है पार्टिकल्स का, ये पर टारगेट न्यूक्लियस से यहाँ से थीटा मेजर हो रहा है। तो इसमें से जब थीटा जो है वो 90 डिग्री इधर है, यहाँ से ज्यादा हुआ, तब क्या हुआ, उनमें से कुछ 8,000 में से एक, क्योंकि आपका क्या है, मोस्ट ऑफ द आइटम तो खाली है ना, तो कहीं पर ही तो मिला होगा ना, वहां पर जाके उसमें क्या हुआ, डेविएशन हुआ, वो मोर देन 90 डिग्री हुआ। क्लियर। अब देखो, अब यहां पर जब ये कंक्लूजन मिला कि 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल्स डेविएट मोर देन 90 डिग्री, कुछ मतलब जो भी आपके पास न्यूक्लियस है वो इतना तो बड़ा है नहीं, छोटा है, तो उसमें से क्या है, 1 में से क्या हुआ, डेविएट हुए 90 डिग्री से ज्यादा। अब 1 in 10⁶ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, 1 about 180 डिग्री डेविएट हुए। दैट मीन्स वो रिट्रेस करके आ गए अपना पाथ। अब जब ये सिचुएशन आई होगी तो वो सिचुएशन हो सकती है ये वाली, ये वाली जो आपको टारगेट न्यूक्लियस दिख रहा है, जब यहाँ पर ये जो अल्फा पार्टिकल गया तो यहाँ पर जब ये टकराया, क्योंकि ये जो अब यहाँ से इनको मालूम पड़ा कि जो न्यूक्लियस है भले ही उसका साइज बहुत छोटा है, साइज क्या है, छोटा है, लेकिन वो जितना भी वहां पर साइज है वो क्या है, वहां पर जो भी कंसंट्रेटेड मास है वो क्या है, डेंस है। तो तभी तो जब वो गया तो उसको देखकर वो वापस अपने रास्ते पर लौट आया। तो यहीं से हमको क्या मालूम पड़ा कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस है न्यूक्लियस इनसाइड द आइटम। आइटम के अंदर न्यूक्लियस मान लिया कि पूरा स्कैटर नहीं है, पूरा फैला हुआ नहीं है लाइक प्लम पुडिंग मॉडल। यहाँ पर उनको ये मालूम पड़ गया कि भैया आइटम है, आइटम जो है बहुत ज्यादा खाली है, और जितनी जगह पर भी न्यूक्लियस है, जितनी जगह पर भी न्यूक्लियस है, वो जो न्यूक्लियस है वो क्या है, डेंस न्यूक्लियस है। इसीलिए इस डेंस न्यूक्लियस के पास जब गए तो वो डर गए, वापस आ गए। ठीक है, बात हो गई। तो इस वाली लाइन से हमको ये मालूम पड़ा कि जो अगर स्कैटरिंग एंगल थीटा 180 डिग्री है तो उसके थ्रू हम ये बोल पाए कि हाँ अब यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस है। तो यहाँ तक की हमने स्टोरी तो देख ली। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर। ठीक है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स का आपको ये ग्राफ बनाना था, आप ये बनाओगे।
ठीक, अब बात करते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट की, जिसमें बोला है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द इम्पैक्ट पैरामीटर पिक्चर हाउ रदरफोर्ड स्कैटरिंग सर्व्स अ पावरफुल वे टू डिटरमाइन एन अपर लिमिट ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है भाई, अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी तो पता होनी चाहिए कि व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, तभी तो बता पाओगे, है ना। तो यहाँ पर अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की जो मैंने डेफिनेशन बोला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, यहाँ पर जो आपको ये बी दिख रहा है ना, ये वाला जो बी दिख रहा है, ये होता है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर विद द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये टारगेट न्यूक्लियस है, सबको बताया मैंने थोड़ी देर पहले, आइटम है, आइटम की अंदर बीच में जो मोस्ट ऑफ द मास जो कंसंट्रेटेड है वो कहाँ है, न्यूक्लियस पर है। न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है एज कंपेयर टू द आइटम। ठीक है, तो यहां पर ये आपका है, आपका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसकी, वो होगी आपकी क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। अब क्वेश्चन क्या है कि इम्पैक्ट पैरामीटर की पिक्चर की हेल्प से आपको बताना है कि जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग है सर्व्स अ पावरफुल वे टू डिटरमाइन अपर लिमिट। बिल्कुल, अब रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एंड में ये बता दिया कि मोस्ट ऑफ द मास जो है न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, वहां पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। उसके थ्रू उन्होंने बताया ना कि वापस आ गए, रिट्रेस बैक हुए। तो जब आपका उनके अकॉर्डिंग जो रदरफोर्ड मॉडल था, उसके अकॉर्डिंग जो साइज ऑफ न्यूक्लियस आपको दिया गया एनसीईआरटी में, दैट इज 10 टू द पावर -15 मीटर। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द आइटम का क्या बोला उन्होंने, 10 टू द पावर -10 मीटर। ये आइटम का साइज दिया है आपके एनसीईआरटी में, न्यूक्लियस का साइज दिया है ये। ठीक है, ये दिया गया है। अब उनके कंक्लूजन के अकॉर्डिंग जब उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द जो आइटम है, वो पहली जो लाइन थी कि अनडेविएटेड हो गए, वहां से उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो मोस्ट ऑफ द आइटम है उसके पार्ट में क्या है, एम्प्टीनेस है, कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। और उनकी लास्ट वाली लाइन से हमको ये मालूम पड़ा कि जो मोस्ट ऑफ द मास जो है आइटम का, वो कहाँ है, न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड है। इसीलिए जब अल्फा पार्टिकल्स गए 10⁻⁶, वो क्या हुए, वो अबाउट 180 डिग्री रिट्रेस बैक हो गए। ये देखो, ये गए, ये दिख रहा है आपको, गए, ये गए जा रहे हैं, यहां से ये वापस आ रहे हैं, जैसे ये यहां पर पहुंचे। तो ये डेंस पार्टिकल है। ठीक है, और उनकी दूसरा वाला जो कंक्लूजन था, जिसमें हमको बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव उसमें चार्ज है, प्रेजेंट है, तभी तो 0.14% जो है वो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री 1 डिग्री से डेविएट हो गए थे, है ना। तो वहीं से, इसी लाइन से उन्होंने ये बोला कि एज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द आइटम एंड मोस्ट ऑफ द आइटम part of the item is empty. So when also they conclude that the most of the mass of the item is concentrated in the small volume of nucleus, therefore they decided the upper limit on the size of the nucleus. So this is the powerful way to determine an upper limit on the size of the nucleus. ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे, उसी वाले लास्ट वाले पॉइंट के बाद आप ये सब चीजें लिखोगे, साइज बताओगे, न्यूक्लियस का साइज बताओगे, फिर लिखोगे हेंस फ्रॉम द रदरफोर्ड मॉडल एज दे कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द आइटम इज एम्प्टी एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द आइटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम दैट इज न्यूक्लियस, देयरफॉर इट इज द बेस्ट वे टू डिटरमाइन एन अपर लिमिट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, बात हो गई। इसको आप अपने वर्ड में लिखोगे, और जो मैंने पॉइंट्स आपको थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, वो सारे पॉइंट्स भी आप लिख लोगे। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जिसमें बोला गया है कि एक 200 माइक्रोफराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज योर सी, having a plate separation of 5 mm, plate का separation, that means this is D, is charged by a 100 volt, that is V, DC source. It remains connected to the source using an insulated handle. The distance between the plates is doubled. Now the D dash will become 2D. And a dielectric slab of a thickness, that is T, 5 mm, and dielectric constant, which is K,
is introduced between the plates. Explain with the reason how the capacitance. Second, electric field between the plates. Third one, energy density of the capacitor will change. So this is your question in 3 marks. तो ठीक है, आपको सी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. तो इसमें बोला क्या है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं. So this is your parallel plate capacitor. This is connected to the DC source. And this DC source has a supply कितनी है? V equal to 100 volt. And the separation between the parallel plate capacitor is given to you. That is D is equal to 5 mm. Now उसके बाद क्या बोला है कि अब जो डिस्टेंस है प्लेट्स की दैट इज गोइंग टू बी डबल्ड एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 5 mm एंड dk is equal to 10 is introduced between the plates. डिस्टेंस क्या करनी है हमको? डबल. तो हम मान लेते हैं अब जो डिस्टेंस है वो कुछ इतनी हो गई होगी, दैट इज 2d अप्रोक्सीमेटली अज्यूम करने के लिए. फिर यहाँ पर एक आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिया गया है जिसकी हमें थिकनेस पता है, दैट इज t. कितना है? 5 mm. ठीक है. एंड ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है k इक्वल टू 10. अब कैपेसिटेंस वगैरह में क्या चेंज होगा? ठीक है, तो पहले अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन तो हमारे पास हमें सब कुछ पता ही है. C है आपके पास 200 इंटू 10⁻⁻6 फराड एंड जो नॉर्मल D था दैट इज 5 mm. ओके, V इज 100 वोल्ट. अब जो ये तो आपका नॉर्मल कंडीशन हो गई. फिर क्या हुआ? D डैश जो है वो आपका न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है. क्या है ये? न्यू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दैट इज 2d. ओके, T इज गिवन टू यू दैट इज 5 mm एंड K इज इक्वल टू 10. पहले आपसे बात की गई है कैपेसिटेंस की. ठीक है, उसमें क्या चेंजेस होंगे? अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका जो C का फॉर्मूला है दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वेयर A इज द एरिया, D इज द डिस्टेंस. दिस D इज गिवन टू यू दैट इज कितनी दी गई थी? 5 mm. C इज गिवन टू यू. तो फ्रॉम हियर एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू CD. व्हाट इज दिस? 200 into 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 5 into 10⁻⁻3. इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? यहां से अगर देखें तो 10 और ये 2 0 और है 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है, ये क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया. कितना आया? 10⁻⁻6. ये आपके पास क्या आया है? एप्सिलॉन नॉट A आया है. चलो ठीक है. अब जैसे ही आपको ये मिलता है फिर आप दूसरी सिचुएशन को अगर अज्यूम करते हो तो वहां पर आपके पास थिकनेस गिवन है, डिस्टेंस आपकी डबल हो गई है. उस सिनेरियो में जो आपका न्यू कैपेसिटेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है दैट इज C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश माइनस T प्लस T अपॉन K. तो अब यहाँ पर आप जानते हो कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एंड व्हाट इज E फॉर द फर्स्ट केस? देन यू हैव टू गो टू द पुट दिस वैल्यू दैट इज 20,000 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में रहेगा हाफ. तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी फॉर द दिस केस. एंड इस केस के लिए अगर करोगे तो क्या हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी? दैट इज हाफ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और मल्टीप्लाई में होगा 18182 का स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करोगे आपको जो आंसर मिलेगा उसकी यूनिट होगी जूल पर मीटर क्यूब. आप वहां पर अपना एनर्जी चेंज में जो भी डिफरेंस आता है वो आप वहां पर मेंशन कर दोगे. तो चलिए अपना ये जो 20 क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया है. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जिसका नंबर हो जाएगा 21. तो चलिए बात करते हैं फाइनली 21st क्वेश्चन की जो कि कैरी करता है 3 मार्क्स. एंड द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीन्यूट्रिनो ड्यूरिंग द बीटा डिके? दिस इज योर फर्स्ट इन दिस क्वेश्चन मार्क. डिफाइन द टर्म डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मीन लाइफ इन टर्म्स ऑफ अ डिके कांस्टेंट. ओके, तो अगर हम इसका सबसे पहला वाला जवाब दें तो उसका सिर्फ इतना जवाब है कि since the penetrating power of the beta decay is high, this is the main reason to make the difficulty to detect the presence of an antineutrino particle in the beta decay during the beta decay. ठीक है.
एंड द डेफिनेशन अगर बात करें डीके कांस्टेंट की, तो डेफिनेशन आई थिंक 17 में आया था, 18 में भी आई हुई है, अलग अलग मार्क्स में पूछ लेते हैं। कभी इसमें कंबाइंड होकर है तो 3 मार्क्स की है, अगर सिंपल एक ही लाइन में होता तो आपका 1 मार्क्स कैरी करता है ना। तो डीके कांस्टेंट क्या होता है किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का? दिस इज द रेसिप्रोकल, क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम ड्यूरेशन इन विच undecayed nuclei reduced to 1/e times the nuclei present initially। जितना न्यूक्लियाई पहले प्रेजेंट था उससे 1/e डिके होकर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको जो टाइम ड्यूरेशन लगा है उसका जो रेसिप्रोकल है वो आपका है डिके कांस्टेंट, एंड दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक, अब बात करते हैं सिर्फ डेरिवेशन पार्ट की, जिसमें बोला है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मीन लाइफ। सो व्हाट इज द डिनोशन, व्हाट इज द सिंबल फॉर द मीन लाइफ? दैट इज टाउ। ठीक है, दिस टाउ इज नॉट टॉर्क, दिस इज हेयर मीन लाइफ। तो अगर हम बात करें एक नॉर्मल एवरेज की बात करते हैं तो वहां पर भी हम जिस तरीके से फॉर्मूला होता है वैसे ही है। तो टाउ इज इक्वल टू, यहां पर है टोटल, क्योंकि मीन लाइफ की बात हो रही है तो टोटल लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन total number of nuclei। Okay, so this is your basic formula for this, and now consider N0 is the number of nuclei present at t equal to 0। ठीक है, नंबर ऑफ dn क्या है? नंबर ऑफ nuclei decay at t time। now what is n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट t इक्वल टू t टाइम। ठीक है, ये आप कंसिडरेशन लिख लोगे। ठीक, अब टोटल लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लियाई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज, लिमिट लेते हो आप 0 टाइम से इंफिनिटी टाइम तक, एंड t मल्टीप्लाई dn अपॉन n0 वेयर t इज द टाइम एंड dn क्या है? वहां पे लिखा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके एट टाइम t। ठीक है, तो टाइम और यहाँ पे जो आपका उस टाइम t में जितने भी न्यूक्लियाई डिके हुए हैं वो, और लिमिट ले ली है हमने 0 टू इंफिनिटी। ठीक, ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर dn? कैन यू टेल मी? नहीं, हमने क्या पढ़ा है? देखो, dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। दिस आई थिंक दिस फॉर्मूला इज एवरीबडी नोज अबाउट दिस, है ना। एंड फ्रॉम हेयर आप जानते हो कि n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t, वेयर n इज व्हाट, n0 इज व्हाट, दैट एवरीवन नोज, एंड लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट, t इज द टाइम। ओके, कैन वी पुट दिस वन टू हेयर? बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा n0 e to the power minus lambda t, and from here this is your dn upon dt। from here dn क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा n0 e to the power minus lambda t dt। ठीक, एंड यहां पर इसमें आता है आपका मॉड्यूलस। यहाँ पर साइन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, द ओनली द थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, dn आपको यहां से मिल गया। कैन वी पुट दिस? तो आप यहाँ पे पुट करोगे, लिमिट लगाओगे 0 टू इंफिनिटी t डॉट लैम्डा n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt अपॉन n0। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो ये लैम्डा है, ये जो n0 है, ये कांस्टेंट, इनको हम बाहर निकालते हैं तो ये हो गया लैम्डा n0 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी t e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt अपॉन n0। यहां से ये n0 हो गया कैंसिल। अब क्या बचेगा आपके पास? लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी t डॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हम अब यहाँ पर यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपने एक रूल पढ़ा होगा, प्रोडक्ट रूल, है ना। उसका जब आप यहाँ पर यूज करोगे, इसको जब आप ओपन करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, लिमिट्स पुट करोगे, तब आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा मीन लाइफ का, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो अब सिर्फ मैंने आपके लिए काम छोड़ा है कि आप यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा लेना, क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे से आता होगा मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन। प्रोडक्ट रूल आप यहाँ पर लगाओगे, मैंने हिंट भी दे दी है कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। आप लगाना, लिमिट्स पुट करना, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो आपका जो मीन लाइफ का एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा आपका
tau is equal to 1 upon lambda. So this is your final expression for the mean life in terms of the decay constant where lambda is the decay constant. Okay, यहाँ पर आपका ये पूरा सॉल्व हो गया, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. बट द थिंग इज यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स लाइक व्हाट इज n, what is d, and what is n naught, what is t, and what is lambda also. Okay.